ओके, सो हम लोग जो है, लेट अस स्टार्ट। ओके, लेट अस स्टार्ट विथ दिस जनरल स्टडीज पेपर 1 एंड 2, इंडिया फॉरेन पॉलिसी सिंस इंडिपेंडेंस। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि स्टैटिक प्रिपेयर कर लीजिए, अपने आप हो जाएगा। तो अभी थोड़ा सा इस लेक्चर में मैं आपको हिस्टोरिकल ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ। ये आपका जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी काम आएगा, जो GS 1 में आता है, और GS 2 में भी काम आ जाएगा। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विथ 1947। व्हाई इज दिस ईयर इंपॉर्टेंट? 1947, इस साल हमें इंडिपेंडेंस मिला। ओके, सो इंडिपेंडेंस मिला था तो एक नई कंट्री थे हम, और हमारा जो है फॉरेन पॉलिसी वो फॉर्मुलेट हो रहा था। हु वाज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? पहले एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कौन थे रादर? एनी आइडिया? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने जो फॉरेन पोर्टफोलियो है, एक्सटर्नल अफेयर्स पोर्टफोलियो, वो अपने पास रख लिया था। ठीक है, अब यहां पर एक चीज थी, दैट कोल्ड वॉर अभी स्टार्ट होना बाकी था। जो वर्ल्ड वॉर 2 था आपका, जिसमें एलाइज विक्टोरियस थे, और एलाइज में कौन था? एलाइज में US एंड USSR, दैट इज रशिया, वो एक तरफ थे अगेंस्ट जर्मनी। लेकिन अभी जो है, क्रैक्स हैड स्टार्टेड टू डेवलप। द मोमेंट जर्मनी लॉस्ट, both US and USSR, they started to have a fight over supremacy, और वर्ल्ड जो है दो स्फेयर में बंटने लगा, स्टार्टिंग विथ यूरोप। तो यूरोप में हमारे पास क्या था? जर्मनी वॉज द सेंटर पॉइंट, बर्लिन वॉज द सेंटर पॉइंट, और बर्लिन के ईस्टर्न साइड में दिस वॉज द सोवियत स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, और बर्लिन के वेस्टर्न साइड में इट वॉज द US स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। अब इसके बाद क्या हुआ? देयर वॉज समथिंग विच वॉज नोन एज वेव ऑफ डीकोलोनाइजेशन। सो फॉर्मर जो कॉलोनियल पावर थे, जिसमें दो इंपॉर्टेंट पावर थे, वन वॉज UK, द अदर वॉज फ्रांस। बोथ UK एंड फ्रांस हैड ग्रोन वीक। वाई? बिकॉज ऑफ द जर्मन ऑनस्लॉट। जर्मनी जो है, उन्होंने इन ऑल्दो जर्मनी खुद हार गया, लेकिन इसने UK और फ्रांस को वीक कर दिया, और US जो है, इट इमर्ज्ड एज द लीडर ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। सो यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो डीकोलोनाइजेशन चाहता था। एक रीजन ये है, और दूसरा क्या था? द सेकेंड रीजन वॉज UK एंड फ्रांस एंड पोर्चुगल एंड अदर कंट्रीज हु वर द colonial powers, दे हैड ग्रोन वीक। इसके पीछे रीजन आप बता सकते हैं व्हाई US वांटेड डीकोलोनाइजेशन? बिकॉज US जो है, इट वांटेड टू कोलोनाइज वाया द फ्री मार्केट सिस्टम। हुआ क्या था? वर्ल्ड वॉर 2 में यूनाइटेड स्टेट्स का जो इंडस्ट्रियल कैपेसिटी था, वो एक्सप्लोड कर गया। मतलब 50-100 टाइम्स बढ़ गया। दे वेर मेकिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। अगर आप बहुत सारी चीजें बना रहे हैं तो मार्केट चाहिए आपको। डू यू रिक्वायर अ मार्केट टू सेल योर प्रोडक्ट? अगर मैं एक कंट्री हूं और मैं 10,000 फ्रिज बना रहा हूं, लेकिन 10,000 कस्टमर्स हैं नहीं, सो उसके लिए US, since it was now the leader, it started to pressurize UK and France to decolonize. UK थोड़ा ज्यादा वीक हो चुका था, तो उसने बात मान ली, एंड इट स्टार्टेड टू डीकोलोनाइज, इट स्टार्टेड टू विड्रॉ। इंडिया से 1947 में इसने विड्रॉ कर ली। अब यहां पर क्या है कि इंडिया जो है, it started to see itself not somebody who will join any one grouping, rather it will emerge itself as a leader
of the newly decolonized world, as well as countries who are struggling to get freedom. सो इंडिया ये कह रहा था बेसिकली कि जो नए नए कंट्री अभी कॉलोनियल रूल से छूटे हैं उनको इंडिया सपोर्ट करेगा, एज वेल एज इंडिया विल ऑल्सो सपोर्ट द कॉज ऑफ रीजन्स एंड कंट्रीज जहां पर जो स्ट्रगल कर रहे हैं टू गेट देयर फ्रीडम फ्रॉम द कॉलोनियल पावर. सो दिस वॉज द एरा ऑफ वेव ऑफ डीकोलोनाइजेशन. अब इस समय ड्यूरिंग द 1950s बोथ यूएस एंड रशिया और द यूएसएसआर दे वर कोर्टिंग इंडिया, क्योंकि अभी तक कुछ डिसाइडेड नहीं था. इंडिया को दोनों कोर्ट कर रहे थे, नेहरू जी को बुला रहे थे, वो उनके लीडर्स इंडिया आ रहे थे, एंड एवरीबडी वॉज ट्राइंग टू गेट इंडिया इनटू देयर कॉर्नर. लेकिन नेहरू जी जो थे, ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय अ पर्सन नेम्ड हैरोल्ड लास्की. लास्की वॉज अ प्रोफेसर इन ब्रिटेन और नेहरू जी के वो प्रोफेसर थे. एंड लास्की ही वॉज अ सोशलिस्ट. सो हैरोल्ड लास्की के बहुत बड़े डिसाइपल थे नेहरू जी. उसके वजह से इट बिकेम इम्पॉसिबल फॉर इंडिया टू अलाई विथ यूएस. वाई? बिकॉज क्या एक सोशलिस्ट आदमी कभी कैपिटलिस्ट कंट्री के साथ अलाई कर सकता है? द आंसर इज नो. सो उस चक्कर में यूएसए ने कहा कि भाई ये नेहरू को हमने ट्राई किया अपने पाले में लाने के लिए. वी ट्राइड नेहरू टू गेट इन आवर कॉर्नर, बट यू नो ही इज अ ओल्ड स्कूल लास्कियन सोशलिस्ट. एंड हमें जो है अब किस कंट्री पे फोकस करना चाहिए साउथ एशिया में? पाकिस्तान. अब पाकिस्तान वॉज अ वेरी वेरी विलिंग क्लाइंट. ओके, ही वॉज अ वेरी वेरी विलिंग क्लाइंट. एंड पाकिस्तान ने कहा जी जी जनाब आप जो कहेंगे हम करेंगे. सो यूएस डिसाइडेड दैट इन साउथ एशिया its ally will be Pakistan because India is indecisive and India is tilting towards USSR because of Nehru's socialist tendencies. दूसरी चीज और थी कि इंडिया क्या पहले विलिंग था यूएसएसआर के साथ जाने के लिए? द आंसर इज नो. इंडिया वांटेड एन अलायंस विथ चाइना. वी वेंट ओवरबोर्ड टू सपोर्ट चाइना. चाइना जो था उसका एक सिविल वॉर हुआ था बिटवीन द कम्युनिस्ट लेड बाय माओ से तुंग और माओ जेडोंग, जिसको आप जानते हैं, जिस भी नाम से जानते हैं, वर्सेस चियांग काई शेक. नाउ चियांग काई शेक वॉज फ्रॉम केएमटी और द नेशनलिस्ट. सो ही वॉज प्रो कैपिटलिस्ट एंड यू नो प्रो यूएस. वेयर एज कम्युनिस्ट जो थे दे वर लेड बाय माओ से तुंग एंड दे वन. Mao Zedong, led the communist led by Mao Zedong won the Chinese Civil War. ये जो KMT है ये कहां चला गया? KMT went to Taiwan. It receded to Taiwan and पूरे मेनलैंड चाइना पे कम्युनिस्ट का कब्जा हो गया. सो इंडिया इट वेंट ओवरबोर्ड इन कोर्टिंग चाइना, सेइंग कि देखो भाई तुम भी जापानीज लोग ने तुम्हें प्रॉब्लम दिया था, हमें भी ब्रिटिशर्स ने प्रॉब्लम दिया था. हिंदी चीनी भाई भाई. ओके, हिंदी हिंदी एंड इंडियन एंड चाइनीज आर ब्रदर्स एंड दिस इज द थिंग कि आप हमारे साथ आ जाओ. सो बहुत ज्यादा जो है इंडिया ने ट्राई किया कि चाइना हमारे साथ आ जाए. हमने उनके लीडर्स को बुलाया. जाओ एन लाई करके एक बंदा था, वो इंडिया आया, उसको हमने माला पहनाया, बहुत काम किया. ओके, बट हुआ क्या यहां पर? that there was a sticking point and that sticking point was Tibet. Now Tibet जो था, it had been independent for some time, although throughout its history Tibet had alternated between Chinese rule and independence. जब टिबेट इंडिपेंडेंट होता था सो इट यूज टू बी लिंक्ड विथ मंगोलिया, और जब वो चाइनीज रूल के अंडर होता था तो वो चाइनीज रूल के अंडर होता था. सो बहुत दिनों से चाइना के कंट्रोल में नहीं था बिकॉज चाइना वॉज ऑन अ डिक्लाइन एंड इट वॉज अंडर जापानीज ऑक्यूपेशन
एंड इट वाज अंडर ब्रिटिश जो है कंट्रोल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ओपियम वॉर सभी को पता होगा, हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा है। नाउ यहां पर हुआ क्या कि तिब्बत बिकेम अ स्टिकिंग पॉइंट। माओ ने कहा कि हम लोग तिब्बत के साथ किसी भी तरीके का समझौता नहीं करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू डू एनी काइंड ऑफ नेगोशिएशंस विद तिब्बत, तिब्बत विल बी पार्ट ऑफ चाइना। सो देन माओ इन्वेडेड तिब्बत। तिब्बत की आर्मी स्ट्रांग थी नहीं, बहुत पैसिफिस्ट कंट्री थे तिब्बतन्स। सो व्हाट हैपेंड वाज दैट दलाई लामा जो कि वहां के थियोलॉजिकल लीडर थे, ही केम विथ हिज फॉलोअर्स टू इंडिया। उनको इंडिया में रिसीव किया गया एंड दिस वाज सीन एज अ बिट्रेयल बाय माओ। माओ ने कहा कि ये इंडियंस हमें जो है बहुत दोस्ती का पाठ पढ़ा रहे थे, दे वर टेलिंग अबाउट टॉल टेल्स ऑफ फ्रेंडशिप, बट लुक व्हाट दे हैव डन, they have given refuge to our enemy. So from then onwards, from 1956 onwards, China started to be belligerent on the northern border. हमारा जो नॉर्दर्न है उनका साउथ वेस्टर्न बॉर्डर है, हमारा नॉर्थ नॉर्थ ईस्टर्न, उनका साउथ वेस्टर्न बॉर्डर। उन्होंने क्या किया चाइनीज ने, ये जो जम्मू कश्मीर का मैप है, यहां से ये जो अक्साई चेन है, यहां से एक रोड बनाना शुरू कर दिया। ओके, यहां से जो है उन्होंने क्या किया, रोड बनाना शुरू कर दिया टू कनेक्ट जिंगजियांग टू रेस्ट ऑफ चाइना। अब यहां प्रॉब्लम क्या थी कि दिस वाज अ वेरी वेरी इनहॉस्पिटेबल क्लाइमेट टेरेन। यहां पर पेट्रोलिंग बहुत मुश्किल होती थी, तो हमें पता ही नहीं चला। अब हुआ क्या कि यहां पर जैसे रोड बन गया, जब हमें पता चला, सीजन खत्म हुआ, समर आया, हम हमारे पेट्रोलिंग जो आर्मी पेट्रोल्स हैं वो यहां तक गए, तब उन्हें पता चला कि ये हमारे टेरिटरी से इन्होंने एक हाईवे बना दिया है। सो हमने क्या किया, हमने जो है ट्राई किया सीज करने का इसको, हमने प्रोटेस्ट किया, आप हमारे टेरिटरी से नहीं बना सकते। द चाइनीज सेड कि नहीं, ये तो हमारी टेरिटरी है। ओके, सो आफ्टर दैट नेहरू, he started something which was known as ऑपरेशन लेगहॉर्न। उसमें क्या था कि जो चाइनीज फॉरवर्ड पॉलिसी, फॉरवर्ड जो एरियाज है, अरुणाचल जिसको ये साउथ तिब्बत कहते हैं, और ये जो लद्दाख वाला एरिया है, वहां पर इंडियन आर्मी के फॉरवर्ड पोजिशंस, उनको हमने एस्टैब्लिश करने शुरू कर दिए। ठीक है, सो इस चीज के चलते द चाइनीज दे इनिशिएटेड द 1962 वॉर। अब 1962 वॉर जो हुआ, उसके चलते व्हाट वी सॉ वाज इंडिया हैड अ वेरी बैड ड्रबिंग। इंडिया लॉस्ट द वॉर वेरी बैडली। व्हाट वाज द रीजन? द रीजन वाज वी वर नॉट प्रिपेयर्ड। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था दैट this day will come that our a country which throughout the 1950s we were quoting as a friend will invade us। हमारे जो सोल्जर्स थे उनके पास विंटर क्लोथिंग नहीं थी। सो इसके चलते एक परमानेंट शिफ्ट आया साउथ एशिया, और पाकिस्तान विच वॉज सिटिंग अपॉर्चुनिस्टिकली, इसने कहा कि अरे, माई एनिमी इज योर एनिमी। ओके, मतलब आप चाइना को इसने कहा कि भाई, भाईजान आप भी, आपका भी एनिमी इंडिया है, मेरा भी एनिमी इंडिया है, लेट अस बी फ्रेंड्स। ओके, सो पाकिस्तान, इट शिफ्टेड टुवर्ड्स चाइना। नाउ चाइना एंड यूएस वेयर नॉट फ्रेंड्स। अब ये डायनामिक समझिए दोस्तों, बहुत बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको समझना जरूरी है। डायनामिक, चाइना एंड यूएस वेयर नॉट फ्रेंड्स, दे हैड फॉट अ वॉर इन कोरिया। है ना, कोरिया डिवाइड हुआ था ना दो पार्ट में, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में। सो दे हैड फॉट अ वॉर इन कोरिया, बट द 1960s वॉज क्रेजी टाइम। वाई 1960 वॉज अ क्रेजी टाइम? देखिए, कोरिया में इन्होंने वॉर लड़ा था कब? 1950 में। 1950 में इन्होंने कोरिया में वॉर लड़ा था यूएस एंड चाइना में। तो टेक्निकली क्या यूएस और चाइना दुश्मन हो गए? द आंसर इज यस। लेकिन 1960 में एक चीज हुई थी, यहां पर हुआ क्या था कि स्टालिन हैड डाइड
इन 1950s, 1953 में टू बी प्रिसाइज, स्टालिन जो था, स्टालिन कौन था? यूएसएसआर जो है ना, रशिया, उसका लीडर था। सो ही वॉज अ वेरी पावरफुल कम्युनिस्ट लीडर। स्टालिन का डेथ हो गया। स्टालिन के डेथ के बाद जो कम्युनिस्ट वर्ल्ड है उसमें माओ जो था चाइना का लीडर, उसने कहा कि मैं सेकंड नंबर पे आता हूं। स्टालिन वॉज नंबर वन, नो डाउट। लेकिन स्टालिन अब मर गया ना, स्टालिन इज डेड। सो अब कम्युनिस्ट वर्ल्ड का लीडर मैं हूं। और यूएसएसआर वालों को ये नागवार था। यूएसएसआर वालों ने कहा औकात में रहो, you will always be the second fiddle partner. So then we had something which was known as the Sino-Soviet split. हमारे पास क्या हुआ? सिनो सोवियत स्प्लिट। सिनो इज चाइना, सिनो हम कहते हैं चाइना को। सिनो इंडियन रिलेशन मतलब चाइनीज इंडियन रिलेशन। सिनो सोवियत स्प्लिट का मतलब जो पहले दो दोस्त थे, रशिया और चाइना, उनके बीच में अब हो गई दुश्मनी। नाउ व्हाट हैपेंड बिकॉज ऑफ दिस वाज कि अब चीजें चेंज होनी शुरू हो गई। एक नया एक्सिस बना, एंड दैट एक्सिस वाज बिटवीन यूएस, चाइना एंड पाकिस्तान इन साउथ एशिया। एंड आप साउथ या साउथ ईस्ट एशिया कह सकते हो। सो ये तीनों एक साथ आ गए। यूएस एंड चाइना बोथ वेयर former enemies, now allies, because both US and China are now the enemy of USSR और रशिया। और पाकिस्तान बीच का दलाल, जो कि उसकी फितरत होती है हमेशा दलाली करने की, है ना। तो वो क्या, पाकिस्तान ने क्या किया, यूएस और चाइना जो है उनको बीच में मिडिल मैन का काम किया, दोनों की दोस्ती करवा दी और अपना जो है फायदा देख लिया। चाइना से भी वेपन्स लेने लगा और यूएस से भी वेपन्स लेने लगा और एड लेने लगा। इसके बाद इंडिया जो है, जिसकी चाइना से लड़ाई हो गई थी और यूएस के साथ वो जाना नहीं चाहता था बिकॉज ऑफ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, उसके लिए कौन बचा? एक ही कंट्री बची कि नहीं दोस्ती करने के लिए। कौन सी कंट्री थी वो? यूएसएसआर। एंड फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स यूएसएसआर इंडिया रिलेशन स्टार्टेड। क्या ये अभी जो मैंने आपको स्ट्रक्चर दिया है, डिड यू अंडरस्टैंड द फ्लो? या किसी को कोई डाउट है इसमें? कोई बता सकता है? किसी को पूछना है तो पूछ सकता है। इसके पहले इंडिया ने बहुत काम करने की कोशिश की थी। इंडिया जो है, इंडिया वांटेड टू बी समथिंग नोन एज नॉन अलाइंड। तो जो न्यूली डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज थे, जिसमें इजिप्ट हो गया, के जिसमें घाना हो गया, जिसमें युगोस्लाविया, ऑल्दो युगोस्लाविया वाज नॉट एग्जैक्टली अंडर अ कॉलोनियल रूल, लेकिन ये सारी कंट्रीज जो है इनके साथ इंडिया जो है, इट वांटेड टू मेक अ थर्ड फ्रंट। उसने कहा कि वी विल नॉट ज्वाइन द यूएस लेड वेस्टर्न फ्रंट, वी विल नॉट ज्वाइन द सोवियत फ्रंट, वी विल मेक अ थर्ड फ्रंट। लेकिन क्या ये सक्सेसफुल हुआ? द आंसर वाज नो। ओके, द आंसर वाज नो। ऑलराइट, सो ये जो चीज है, दैट इज देयर। नॉन अलाइंड का बेसिक जो है, देखिए नॉन अलाइंड है ना, इसका मतलब इज एक्सक्लूसिवली लिंक टू द कोल्ड वॉर। इसमें दो खेमे थे। द फर्स्ट वर्ल्ड, दैट वाज द वेस्टर्न वर्ल्ड लेड बाय यूएस। द सेकेंड वर्ल्ड which was led by the सोवियट्स, एंड देन केम द थर्ड वर्ल्ड। देखिए ये वर्ड है ना थर्ड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड जो है, इट इज नॉट अ डेरोगेटरी टर्म। जनरली हम कहाँ यूज करते हैं थर्ड वर्ल्ड? मतलब गंदगी, पुअर्टी नहीं। थर्ड वर्ल्ड का मतलब होता है द कंट्रीज विच आर नॉट अलाइंड विथ आइदर इंडिया, यूएस और यूएसएसआर। उसमें आपके दूसरे कंट्रीज भी आ जाते हैं विच आर मच मोर डेवलप्ड। ठीक है, लेकिन आज के डेट में डेरोगेटरी टर्म हो गया थर्ड वर्ल्ड कंट्री। ओके, इसका मतलब पुअर हम सोचते हैं, है ना, लेकिन ऐसा है नहीं। सो ये सारी चीज है कि इंडिया के पास कोई ऑप्शन बचा नहीं था। डायनेमिक्स चेंज हो गए। इंडिया फर्स्ट वांटेड टू बी नॉन अलाइंड। इंडिया वांटेड कि चाइना के साथ एक अलायंस बन जाए, हम एक एशियन एशियन सुपर अलायंस बनाएंगे। उस सारे जो हमारे सपने थे उस पे माउथ से तुंग ने पानी फेर दिया। सो हमारे पास बचा क्या? कुछ नहीं बचा। यूएसएसआर के साथ जाना पड़ा हमें।
Okay, so this is what things was looking like. Okay, so these were the Nehru years. इसमें आई होप कोई दिक्कत नहीं है. क्रिटिसिज्म क्या था नेहरू के पॉलिसी का? सो देयर वाज लैक ऑफ रियलिज्म. नेहरू वाज वे टू आइडियलिस्टिक, एंड दैट इज ट्रू. द रीजन नेहरू वाज वे टू आइडियलिस्टिक वाज कि क्या एक ऐसी कंट्री जो अभी अभी इंडिपेंडेंट हुई है, जिसका इंडस्ट्रियल बेस कुछ नहीं है, मिलियंस ऑफ पीपल आर स्टार्विंग, क्या वो ग्लोबल एम्बिशंस उसको देखने चाहिए थे या अपने आप पे फोकस करना चाहिए? देखिए, जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे हमारे पास रिसोर्सेज और एनर्जी बहुत कम थे. उसके वजह से हमारा जो फोकस था, इट शुड बी इंटरनल रादर देन एक्सटर्नल, लेकिन हम बहुत ज्यादा रियलिस्टिक हो गए और उसके वजह से हमें मुंह की खानी पड़ी 1962 में. चाइना के साथ फेलियर था, हिंदी चीनी भाई भाई फेल कर गया. नेहरू वेंट आउट ऑफ द वे, सो इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज चाइना. मतलब सोवियट्स जिन्होंने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को जिताया था, वो हमसे लेट था रिकॉग्नाइज करने में. हम उछल उछल के हमने रिकॉग्नाइज कर दिया. सोवियत यूनियन रिकॉग्नाइज चाइना आफ्टर इंडिया. हम पहली कंट्री थे. सो आप समझिए कि कितना हमने पैंडर किया चाइना को, हर चीज की चाइना को, सब बोला ये ले लो वो ले लो, जो तुम्हें चाहिए, पैसा चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, हम देंगे तुम्हें, जो हमारे पास है वो सब ले लो. उसका फायदा क्या हुआ? Misplaced trust, and we got the 1962 war. The Chinese were very clear, India was not clear. Then Kashmir issue में जो है, rather than leaving the Kashmir issue to the army was very well prepared in 1948 to take back the entire Kashmir. However, Nehru chose to go to the United Nations and make it an international issue rather than a bilateral one. Internationalization of Kashmir issue still haunts us to this day. Because at that moment, the army generals had told Nehru that it is possible for us to push and to get entire Kashmir, because the Pakistanis, they were on the back foot. लेकिन नेहरू जो है, he was a pacifist. आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि नेहरू wanted to disband the army. नेहरू जो है आर्मी को डिसबैंड कराना चाह रहे थे, एंड ही वांटेड टू ओनली हैव अ पुलिस फोर्स. ओके, ठीक है. उसके साथ साथ एक और फेलियर था नॉन अलाइन मूवमेंट का. यहां पर हुआ क्या कि इजिप्ट भले हमारा नॉन अलाइन पार्टनर था, लेकिन इजिप्ट सेपरेटली यूएस के साथ और यूएसएसआर के साथ डील कर रहा था, हमें बेवकूफ बना रहा था. हमारे कॉन्फ्रेंसेस में आता था नॉन अलाइन मूवमेंट में, लेकिन एट द सेम टाइम यूएस और यूएसएसआर के साथ डील भी कर रहा था. उसके बाद आप देखिए, जो युगोस्लाविया है वो भी हमारे कॉन्फ्रेंसेस में आ रहा था, लेकिन एट द सेम टाइम वो भी डील कर रहा था यूएसएसआर यूएस से. हम ही एक बेवकूफ घोंचू लोग थे जो ये सोच रहे थे कि एवरीबडी इज आइडियलिस्टिक. ओके, सब लोग जो है नॉन अलाइंड रहेंगे. ओके, ठीक है. तो ये सारी चीजें हैं. इकोनॉमिक एस्पेक्ट को इग्नोर किया गया. रीजनल डिप्लोमेसी में भी हम बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक थे. ओके, इमीडिएट नेबरहुड पे हमने किया नहीं. नेपाल वांटेड टू ज्वाइन इंडिया, उसको हमने मना कर दिया. श्रीलंका के साथ हमने एस्टैब्लिश नहीं किया कि व्हाट काइंड ऑफ रिलेशंस वी वांट. ओके, सो दैट इज द होल सिनेरियो, okay, that we had with the Nehru's diplomacy. सो नॉन अलाइंड मूवमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो आपको मैंने बता दिया कि आफ्टर द वेव ऑफ डीकोलोनाइजेशन, तो डीकोलोनाइजेशन के बाद जो था, बहुत सारी कंट्रीज रिसेंटली डीकोलोनाइज हुई थी. ये कौन है जानते हैं इनको? इंडोनेशिया के ये प्रेसिडेंट है, सुकर्नो. और इंडोनेशिया वाज नोन एज बटाविया, एंड इट वाज अंडर डच colonial रूल. ओके,
Then this person is Gamal Abdel Nasser, and he is Egyptian. He is Kwame Nkrumah. This is Joseph Broz Tito, and this is obviously Pandit ji. Now all these people recently इनको इंडिपेंडेंस मिला था, सो इन्होंने कहा कि हम लोग साथ आते हैं। तो एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसका नाम था बांडुंग कॉन्फ्रेंस, 1955 में। रिसेंटली इंडिपेंडेंट कंट्रीज जो थे, यस, नसीर वाज अ सॉफ्ट डिक्टेटर, ही वाज अ डिक्टेटर, यस, टिटो वाज फ्रॉम युगोस्लाविया, करेक्ट। सो बांडुंग कॉन्फ्रेंस था, सो दिस was basically not the non-aligned movement यहां से फॉर्म हुआ था, बट rather this was the precursor। मतलब this was the initial attempt at making something non-aligned। एक्चुअली में जो नॉन अलाइन मूवमेंट था वो ऑफिशियली 1961 में बेलग्रेड में, वेयर इज बेलग्रेड, इट वाज इन युगोस्लाविया, आज के डेट में सर्बिया का कैपिटल है, ठीक है। सो 1961 में ऑफिशियली एस्टैब्लिश किया गया था, बट वॉज इट अ सक्सेस? अगेन इट वॉज नॉट अ सक्सेस। आज के डेट में ऐसी हालत है, ऑल्दो द नॉन अलाइन मूवमेंट एग्जिस्ट्स, लेकिन कोई जाता नहीं है। हु रिप्रेजेंट्स अस इन द नॉन अलाइन मूवमेंट? It is either the vice president or the junior ministers. The prime minister, the president is not bothered to go. जनरली वाइस प्रेसिडेंट साहब जाते हैं, तो उसी से समझ जाइए कि इंडिया भी क्या। लेकिन क्या आपको एक चीज लग रही है कि क्या नॉन अलाइन मूवमेंट को अगर इंडिया चाहे तो रिवाइव कर सकता है और उसको एज अ रेडी प्लेटफॉर्म यूज कर सकता है टू मेक अ ग्लोबल एफर्ट? ये क्वेश्चन आ सकता है। अब ये लिख लीजिए अगर आप नोट्स आप बना रहे हैं तो। दिस क्वेश्चन कैन कम कि नाम जो है, कैन इट बी रिवाइव्ड एंड यूज्ड बाय इंडिया, एंड कैन इट यूज्ड बाय इंडिया एज अ रेडी प्लेटफॉर्म फॉर इट्स ग्लोबल एम्बिशन? देखिए, अब चाइना के पास बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है और यूएस के पास ऑब्वियसली इतना सारा पैसा है, रशिया भी अपने लेवल पे काम कर रहा है। इंडिया के पास क्या है? इंडिया के पास तो ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। तो यहां पर हम नाम को रिवाइव कर सकते हैं। नाम अभी मरा नहीं है, आईसीयू में है, हम ये कह सकते हैं। अभी इसका डेथ नहीं हुआ है, लेकिन आईसीयू में है। आईसीयू से रिवाइव करके इंडिया इसको वापस से इंडिया लेड प्लेटफॉर्म हम इसको बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? इंडिया लेड प्लेटफॉर्म हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। नाम का जो प्रिंसिपल था वो दैट वाज बेसिकली नॉन अलाइंड मूवमेंट, दैट वाज बेस्ड ऑन द 1955 बांडुंग प्रिंसिपल, जिसमें यह कहा गया था कि हम लोग सॉवरेनिटी जो है एक दूसरे की उसको रिस्पेक्ट करेंगे, हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को रिस्पेक्ट करेंगे, नॉन अग्रेशन होगा, नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल मैटर, एंड हम किसी भी खेमे को और किसी भी हम लोग कैंप को, दैट इज द यूएस कैंप एंड द यूएसएसआर कैंप, उसको हम लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। यूएस कैंप में क्या था? नेटो था, और नेटो को देख के यूएसएसआर ने क्या बना दिया दोस्त? वॉर्सो पैक्ट बना दिया। यस, ठीक है। सो नाम एडवोकेटेड फॉर द स्ट्रगल अगेंस्ट इंपीरियलिज्म, कोलोनियलिज्म, न्यू कोलोनियलिज्म, रेसिज्म एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ फॉरेन एग्रेशन। अब यहां पर आप एक चीज देखिएगा, दैट क्या इंडिया खुद इस पे स्टिक रहा? बिकॉज मैंने बताया ना, डायनामिक्स चेंज्ड आफ्टर 1962। आफ्टर द चाइनीज वॉर, आर ग्लास सीलिंग, आर हमारा जो शीश महल था, द पैलेस, the palace in the clouds that we were living in, it came crashing down, and we had to pivot for our sanity and for our territorial integrity. We had to pivot to the Soviets. हम खुद जो एक फाउंडिंग मेंबर थे वही स्टिक नहीं रह पाए, तो बाकी से हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? वेरी वेरी आइडियलिस्टिक, इट वॉज नॉट एट ऑल रियलिस्टिक, ठीक है। अब प्रॉब्लम यहां पर यह थी कि ठीक है, नॉन अलाइन मूवमेंट लिप सर्विस के लिए ठीक था, लेकिन आप साइड में जैसे दूसरी कंट्रीज है ना, समझदार थे कि नहीं? इजिप्ट और आपके इंडोनेशिया और बाकी कंट्री समझदार थे, वो अपनी बात कर रहे थे सभी से और आपके भी पार्टी में आ रहे थे।
आप ही एक बेवकूफ थे जिनको लग रहा था कि सभी लोग आप ही की पार्टी में हैं और इसके बाहर कोई बात ही नहीं कर। ओके, सो दिस इज द प्रॉब्लम। ऑलराइट, so after the end of cold war relevance of nam has been questioned, it is on the decline। so आपसे यूपीएससी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें मैं एक बहुत आपको एक अच्छा पॉइंट बता सकता हूं कि नाम कैन बी रिवाइव्ड बाय इंडिया टू फुलफिल इट्स ग्लोबल एम्बिशन एंड इट इज अ रेडी प्लेटफॉर्म। क्या है ये आप अपने नोट्स में लिख सकते हो। इट्स अ रेडी प्लेटफॉर्म विच इज बीइंग प्रोवाइडेड टू इंडिया, ऑल्दो इन द रिसेंट ईयर्स इट हैज बिन ऑन द डिक्लाइन, बट इसको हम रिवाइव करके वापस से इंडिया लेड एक ग्लोबल ऑर्डर, एन ऑल्टरनेटिव, नॉट अ ग्लोबल ऑर्डर बट एन ऑल्टरनेटिव ग्लोबल ऑर्डर हम बना सकते। ठीक है। एक अच्छी चीज क्या है कि आज के डेट में भी नाम के पास एक लार्ज और डाइवर्स मेंबरशिप है, फ्रॉम अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, यूरोप। साउथ साउथ कोऑपरेशन में हेल्प करेगा ना। व्हाट इज साउथ साउथ कोऑपरेशन? सो बेसिकली एक टर्म है जो सदर्न हेमिस्फीयर की कंट्रीज है, जनरली वो फॉर्मर कॉलोनियल कंट्रीज होती थी। उसमें आप इंडिया भी ला सकते हो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे की कंट्रीज आप कह सकते हो, उसमें इंडिया बाकी सारी कंट्रीज भी आ जाती है। तो जब उनका कोऑपरेशन होता है, सो हम क्या कहेंगे कि साउथ साउथ कोऑपरेशन। इट्स अ ज्योग्राफिकल टर्म जिसको हमने रीपर्पस कर दिया है फॉर डिप्लोमेसी पर्पस। तो साउथ साउथ जब मैं कोऑपरेशन कहता हूं, इट मींस कोऑपरेशन बिटवीन फॉर्मर कॉलोनियल कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज आज के लैंग्वेज में। ठीक है। सो एक और चीज ये अच्छी बात है कि कंट्रीज दे आर लुकिंग फॉर अ फ्रेश लीडरशिप। चाइना का डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है। चाइना इज वेरी नोटोरियस फॉर पुशिंग कंट्रीज इनटू डेट ट्रैप। यूएस इज notorious for eating into the sovereignty. So many countries across the world, especially the African countries and the Asian countries and the Latin American countries, they are looking for a fresh leadership. So this point, it can be raised in your GS2 answer that this fresh leadership can be provided by India, and a very good platform is the non-aligned movement platform, which still exists, although in a very muted form, but we can still use it, we can still utilize it, and we can still revive it, and hence India जो है इससे आगे बढ़ सकता है। It can show its leadership and it can show its emerging leadership skills. Is it clear to everybody? इसमें किसी को किसी भी तरीके का डाउट? Okay, so I think we can stop here.